everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. वेलकम बैक टू द लेक्चर. जैसे कि आप सभी जानते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने अभी तक क्लासिकल थ्योरी जो थी वो पूरी की पूरी पढ़ ली है. हमने क्लासिकल थ्योरी के अंदर एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, वेज रेट, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, कंप्लीट क्लासिकल इक्विलिब्रियम मॉडल, क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मॉडल के अंदर जो पॉलिसी इंप्लीकेशंस थी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज किस तरीके से वर्क करती हैं, वो सब हमने डिटेल में पढ़ लिया. आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी. क्रिटिसिज्म से क्या मतलब है कि किन किन ग्राउंड्स पे किसी भी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी कि किस किस थ्योरी में क्या क्या कमी है, क्या क्या कमियां हैं, वो सब आज हम देखेंगे. तो जो क्लासिकल थ्योरी का मेन क्रिटिसिज्म था वो आता है कीन्स की तरफ से. कीन्स जो थे एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉन मेनियार्ड कीन्स. तो जॉन मेनियार्ड कीन्स जो थे उन्होंने क्या किया था बेटा, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कंप्लीटली क्लासिकल थ्योरी को. अब क्लासिकल थ्योरी में जो कंप्लीटली क्रिटिसिज्म है वो कीन्स का नहीं है, बाकी और लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया है. प्राइमरीली कीन्स ने क्रिटिसाइज किया है एंड जो इसका क्रिटिसिज्म है ना, ये ही बेस बनेगा कीन्स की थ्योरी का. यानी कि कीन्स ने क्लासिकल थ्योरी में जो जो कमी पाई उसको क्रिटिसाइज किया और फिर उसको एक एज एन इम्प्रूवमेंट क्लास जो है कीन्स की थ्योरी को दिया. ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी. तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, मैंने आपको ये बताया कि जो हम अब क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे वही जो क्रिटिसिज्म है वही ग्राउंड बनेगा कीन्स की थ्योरी का बेस. यानी कि अभी हम क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, जब हम कीन्स की अजम्पशंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सेम चीज है जो हमने क्रिटिसिज्म में पढ़ा. कहाँ क्रिटिसिज्म हुआ है? कीन्स ने 1936 में एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. बेसिकली इस थ्योरी में क्या किया, क्रिटिसाइज किया. जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये एक बुक लिखी थी. जैसे कि आप जानते हैं क्लासिकल थ्योरी में हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम किस तरीके से डिसाइड होता है. फिर हमने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, लोनेबल फंड्स थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, वो सब भी पढ़ा. हमने मनी के बारे में क्या पढ़ा, हमने मनी के बारे में पढ़ा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, या फिर मनी से जो होता है आपका प्राइस लेवल डायरेक्टली रिलेटेड होता है. मनी सप्लाई बढ़ता है तो आपका प्राइस लेवल बढ़ जाता है, मनी सप्लाई घटता है तो आपका प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाता है. ये सब हमने पढ़ा हुआ है. तो सेम इसी में ही कीन्स ने भी एक एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी दी, कीन्स ने भी इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन की थ्योरी दी और कीन्स ने भी मनी की थ्योरी दी कि मनी किस तरीके से, मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो ये सब काम ना कीन्स ने भी किए हैं. तो आज हम केवल क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम ऑब्वियसली कीन्स की थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है जो हमको डील करना है दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इससे पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू वन रिमाइंडर कि लेट्स से एग्जाम में कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाए जिसके आपने क्रिटिसिज्म नहीं पढ़े हैं. वैसे तो मैं सिलेबस पढ़ाऊंगी थोरोली, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर, बट फिर भी अगर कोई आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन आ जाए, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं, हाउ टू डील विद दिस. तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, जैसे कि मैंने आपको क्लासिकल थ्योरी पढ़ाई है तो क्लासिकल थ्योरी के कुछ फीचर्स बताए थे, कुछ अजम्पशंस बताई थी, तो वो सारे फीचर्स और वो सारे अजम्पशंस आपके क्या हो जाएंगे, वो सारे फीचर्स और वो सारे अजम्पशंस विल गो बैक टू द क्रिटिसिज्म.
जितने भी किसी भी थ्योरी ने अजम्पशन माने होते हैं वो सब उसमें क्रिटिसिज्म के भी पॉइंट्स बनते हैं आगे जाके। अभी आप देखोगे कि किस तरीके से क्रिटिसिज्म के पॉइंट बनेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा क्रिटिसिज्म का, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कैसे? जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो क्लासिकल थ्योरिस्ट होते हैं, जो क्लासिकल थे, उसमें क्या बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। हमेशा इकोनॉमी में क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमेशा होता है। ठीक है, यानी कि लेबर डिमांड लेबर सप्लाई के हमेशा इक्वल होती है। ये हमने क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा? हमने जब पढ़ा कि अगर प्राइस लेवल बढ़ता भी है मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से, तो आपका टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम हमको देखने के लिए मिलेगा। और टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम हमको क्यों देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि आपका जब प्राइस बढ़ता है तो आपका रियल वेज कम हो जाता है, इसीलिए आपको टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम होगा, इट विल बी ए स्पेशल सिचुएशन। ठीक है, ये एक स्पेशल सिचुएशन होगी। और जनरली क्या होगा? जनरल सिचुएशन क्या होगी कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहेगा। ये जो टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम है, दैट इज ए स्पेशल सिचुएशन। ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेगा एंड अल्टीमेटली जो फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में वो आपका रीस्टोर हो जाएगा। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा। लेकिन इसके क्रिटिसिज्म में कीन्स ने क्या कहा? इसके क्रिटिसिज्म में क्या कहा? जैसे कि इन्होंने कहा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमेशा होता है और जो स्पेशल सिचुएशन क्या होती है? टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम की। तो कीन्स ने क्या बोला कि इकोनॉमी में ना अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है हमेशा। अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा ऑलवेज। ठीक है बेटा। और फुल एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो एक स्पेशल सिचुएशन होगी। आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे कि कीन्स ने क्या किया। कीन्स ने जो थ्योरी थी उसको बिल्कुल पलट दिया। क्लासिकल थ्योरी ने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट जनरली होगा। कीन्स ने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट स्पेशल फिनोमिना है। कीन्स ने बोला कि क्लासिकल ने बोला कि कभी कभार टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, जिससे कि थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हो जाता था। जब हमने लेबर मार्केट डिमांड पढ़ा था तो देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता था। तो कीन्स ने बोला कि हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, हमेशा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में रहेगा। ये एक जनरल फीचर है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ जनरल फीचर और फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ स्पेशल फीचर। दिस इज व्हाट दिस सेड। ठीक है। अब ऐसा होगा क्यों? व्हाई? क्योंकि देखो, अब किसी ने क्रिटिसाइज किया है तो अपनी थ्योरी भी तो देनी पड़ेगी ना। अगर मैं ये कह रही हूँ कि आप गलत हैं तो मुझे बताना भी तो पड़ेगा ना कि आप गलत हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो मुझे बताना भी पड़ेगा ना कि आप प्रिपरेशन में कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब कीन्स ने कहा कि क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उल्टा सिचुएशन मान लिया है। फुल एम्प्लॉयमेंट जो कि एक स्पेशल सिचुएशन है उसको जनरल सिचुएशन मान लिया है। और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो कि एक टेम्परेरी सिचुएशन है उसको उन्होंने क्या मान लिया है? कंप्लीटली नॉर्मल सिचुएशन मान लिया है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों होता है कीन्स भाई साहब? अब आप ये भी तो बताइए। आप केवल इतना बता के तो पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी अब। तो उन्होंने एक बात बोली कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है ना, कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो हमेशा फंक्शन नहीं करती। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होती है वो हमेशा सेल्स लॉ के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करती है। अब सेल्स लॉ की बात आ गई। सेल्स लॉ क्या कहता था हमारा? सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, यानी कि आप जितना भी प्रोडक्शन कर लेंगे उसकी अल्टीमेटली डिमांड जनरेट हो जाएगी और आपका जो सारा स्टॉक है वो सोल्ड आउट हो जाएगा। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता था? सेल्स लॉ ऑफ मार्केट यही तो कहता था दैट एवरी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अगर आप प्रोडक्शन कर देंगे तो उसका डिमांड खुद पे खुद हो जाएगा। लेकिन कीन्स ने बोला कि ये एप्लीकेबल नहीं होता है रियलिटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। अगर ये रियलिटी में एप्लीकेबल होता तो रिसेशन और डिप्रेशन आते क्यों? आप जानते हैं डिप्रेशन आया था, अभी तक का सबसे बड़ा जो डिप्रेशन था 1929 में आया था। इतने सारे प्रोडक्ट्स जो थे जो लोगों ने प्रोड्यूस किए हुए थे, जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किए हुए थे, बट उनको कोई खरीदने वाला नहीं था। यानी कि सप्लाई तो थी पर डिमांड नहीं थी।
तो क्या कह सकते हैं हम, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। वाई सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड? तो इसका जो एक एग्जाम्पल दिया वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे मैंने ये आपको पहले से पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। सप्लाई करने में हम कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट में बिलीव करते हैं, उन्होंने माना, उन्होंने क्या माना कि एक गुड प्रोडक्शन हुआ। एग्जाम्पल, हमने कॉर्न का प्रोडक्शन किया, ठीक है। जब हमने कॉर्न का प्रोडक्शन किया तो उसके लिए हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स को हायर किया। और जब हमने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स को हायर किया, देन व्हाट हैपेंड बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स को हायर करने के बाद में हमने उनको फैक्टर पेमेंट दिया। जिसने लैंड दी थी हमने रेंट दिया, वेज दिया, इंटरेस्ट पेमेंट दी और प्रॉफिट दी। तो कौन एक प्रोडक्ट बना और साथ में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास पैसा गया। तो उन्होंने ये माना कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये बदले में कौन को प्रोड्यूस करेंगे, कौन की डिमांड करेंगे। और जो सारा हमने कौन बनाया है, अगर हमने 100 kg कॉर्न बनाया तो 100 kg ही कॉर्न की डिमांड भी हो जाएगी, ये इन्होंने बोला। आप मुझे बताइए कि बात कहां तक सही है? ये बात सही है कि अगर लोगों के पास इनकम होगी तो वो डिमांड करेंगे, ठीक है। लेट्स से इस 100 kg के कॉर्न को बनाने में खर्चा 1000 रुपीज आया और वो जो 1000 रुपीज था वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में बट गया, ठीक है। बट ये जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को ओन कर रहे हैं, हर एक इंसान वापस जाके कौन की डिमांड नहीं करने वाला है। अगर मुझे 250 रुपए मिले हैं तो ये जरूरी नहीं है कि मैं 250 के 250 रुपए का जाके कौन खरीदूंगा, ठीक है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने पैसे को फ्यूचर के लिए सेव करना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि किसी शादी के लिए सेव कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा कोई और बिजनेस प्लान हो। तो उन्होंने अटैक किया इस चीज पे कि अगर कॉर्न बनाने में या जितना भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर रहे हैं और बदले में जब हम फैक्टर पेमेंट्स कर रहे हैं तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि जो भी फैक्टर पेमेंट्स हैं वो सारा का सारा जनरेट करेंगे डिमांड को और सप्लाई विल क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, ठीक है। तो सप्लाई हमेशा क्या होगा? डिमांड से ज्यादा होगा। जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगी तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि हमारे पास कुछ आउटपुट पड़ा हुआ है, वी डोंट नीड टू डू द प्रोडक्शन। और जब हमको प्रोडक्शन नहीं करना है तो हम ज्यादा लोगों को हायर नहीं करेंगे। अब हम हायर नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट विल बी देयर। अनएम्प्लॉयमेंट होगा जिसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट विल बी देयर और देयर विल ऑलवेज बी इक्विलिब्रियम एट द अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमेशा इक्विलिब्रियम होगा, दिस विल बी द जनरल केस। और जो स्पेशल केस होगा उसमें क्या होगा बेटा? स्पेशल केस में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, यानी कि जितने लोग एक एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम ढूंढ रहे होंगे उनको उतने ही एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल जाएगा। ओके बेटा, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लासिकल थ्योरी के क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म में जो मैंने सबसे पहला पॉइंट उठाया वो उठाया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को मैंने पॉइंट क्यों उठाया? क्योंकि क्लासिकल थ्योरी जो थी वो हमेशा से ये मेंटेन करती हुई आई थी कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम होगा। बट इन लोगों ने बोला, जो कीन्स की तरफ से आए, जो जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसिज्म किया, कीनीजियन इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने ये बात बोली कि इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। जरूरी नहीं है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमेशा सेल्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो किया जाए। ऐसा जनरली देखा गया है कि सप्लाई विल ऑलवेज बी मोर देन द डिमांड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम हायर करते हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए, बदले में जब हम फैक्टर पेमेंट करते हैं तो वो सारे अमाउंट की डिमांड को जनरेट नहीं करते हैं। तो पहला हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दूसरा जो इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा, दूसरा जो इसमें पॉइंट है दैट इज रेप्यूटेशन ऑफ
सेज लॉ ऑफ, रेफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ का क्या मतलब है बेटा? रेफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ का मतलब है कि सेज ने जो एक कानून दिया था, सेज ने जो लॉ दिया था, दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, या फिर सप्लाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू इट्स डिमांड। कीन्स जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने इस लॉ को ही गलत बता दिया। उन्होंने बोला कि सप्लाई विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू द डिमांड, और उसका रीजन क्या दिया जो मैंने अभी अभी आपको बताया, कि जितने भी फैक्टर ओनर्स हैं वो जितनी भी इनकम को कमाएंगे वो उसको उस प्रोडक्ट को खरीदने में नहीं लगाएंगे जो उसने बनाया है। वही मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि अगर सब मिलकर कौन बना रहे हैं, तो कौन बनाने में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्पेंड देयर एंटायर इनकम टू बाय कौन, सारी की सारी इनकम वो कौन को खरीदने में थोड़ी ना लगाएंगे, उनके और भी तो खर्चे होंगे। कुछ पार्ट ऐसा होगा जो वो सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कुछ पार्ट ऐसा होगा कि वो सेव करेंगे पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो एक तरीके से जब हम इस तरीके से बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा जो डिमांड है वो जनरेट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं डेफिशिएंसी होगी डिमांड की। डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। देखिए हमने क्या बोला, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये बोला सेज लो ने, ठीक है। फिर किसी ने आया और बोला, नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट ने जो है, जो केनीजियन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बोला सप्लाई विल नॉट क्रिएट इट्स डिमांड, ठीक है, जितना भी हम अर्न करेंगे सबका सब एक गुड खरीदने में नहीं लगाएंगे, हमारी और भी जरूरत है। तो हमने क्या बोला, सप्लाई विल बी ग्रेटर देन डिमांड। सप्लाई अगर ज्यादा है डिमांड कम है, तो क्या मैं इस बात को बोल सकती हूँ कि डिमांड कम है? डिमांड कम को क्या मैं डेफिशिएंट डिमांड बोल सकती हूँ? डेफिशिएंट डिमांड को क्या मैं डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड बोल सकती हूँ? क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो सेज लो ने बोला कि सप्लाई विल ऑलवेज क्रिएट इट्स डिमांड, सप्लाई हमेशा डिमांड के इक्वल होगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला, देयर विल ऑलवेज बी द डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, हमेशा डेफिशिएंसी होगी एग्रीगेट डिमांड की, सप्लाई ज्यादा होगी। अब डेफिशिएंसी का क्या मतलब है? ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि कोई भी नए लोगों को हायर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सामान बना हुआ रखा है ना, तो मैं लोगों को क्यों हायर करूं? मेरे पास अगर 10 ब्रेड ऑलरेडी रखे हुए हैं तो मैं लोगों को थोड़ी ना हायर करूंगी ब्रेड बनाने के लिए। तो जब हायर नहीं करूंगी तो वो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन की वजह से जनरली हमारा जनरल अनएम्प्लॉयमेंट दैट विल इंक्रीज। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर हमारा डिमांड और सप्लाई में जब हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, ये मैं इससे अलग बता रही हूँ, नॉर्मल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है वो बताती हूँ। जब भी हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, डिमांड ज्यादा हो गई या फिर जब डिमांड बढ़ा, जब प्रोड्यूसर को लगा कि भाई अब तो बहुत ज्यादा मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, तो व्हाट दे विल डू, दे विल गो एंड प्रोड्यूस मोर एंड मोर आउटपुट। एंड व्हेन दे विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर आउटपुट, produce more and more output, and whenever they will produce more and more output, how this will have the implication, there will be the increase in employment। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये मैंने आपको जनरली बताया, मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारी डिमांड पूरी इकोनॉमी में इज ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ये दो सिचुएशन है। जब भी सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कम होगा और साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दिस वाज द सेकंड पॉइंट जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो क्रिटिसिज्म थे, जो क्रिटिसाइजर्स थे, उन्होंने ये बोला। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है कि हमने एक सेल्फ एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म देखा कि सेल्फ एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये रियल में हो पाता है या नहीं हो पाता है, उसको लेके भी जो केनीजियन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने डिस्कशन किया कि वेदर सेल्फ एडजस्टमेंट इज पॉसिबल और नॉट। तो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, वो ऑटोमेटिक और सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक जो स्ट्रक्चर है ना वो इगैलिटेरियन नहीं है। ठीक है, सेल्फ एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? सेल्फ एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? बहुत क्लियर मतलब है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, कैपिटलिस्ट सिस्टम
क्या होता है, जहां पे मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज अ कैपिटलिस्ट सिस्टम, राइट। अब जब मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो उन्होंने बोला कि ये ऑटोमेटिक सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है। अब उसके पीछे रीजन भी दिया होगा कि ऑटोमेटिक सेल्फ एडजस्टिंग क्यों नहीं होता है, बताइए। ऑटोमेटिक सेल्फ एडजस्टिंग क्यों नहीं होता है, उसके पीछे रीजन भी तो दिया होगा। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो इगैलिटेरियन नहीं है। इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है, जहां पे इक्वल राइट्स और इक्वल राइट्स होते हैं, यानी कि सब इक्वल है, सब बराबर खाते हैं, बराबर कमाते हैं, दैट इज इगैलिटेरियन सोसाइटी। बट जैसे कि आपने कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देखा है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमेशा दो क्लासेस होती हैं सोसाइटी की, जिसमें से एक रिच होता है, एक पुअर होता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने आपको ये बताया कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उन्होंने सेल्फ एडजस्टमेंट की बात की थी। उन्होंने बोला था कि इकोनॉमी में ना खुद पे खुद सेल्फ एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन जो उसके बाद में इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बोला कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तो हम खुद सेल्फ एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी कभी भी सेल्फ एडजस्टिंग हो ही नहीं सकती है। और उसके पीछे रीजन पता है क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि वो इगैलिटेरियन नहीं है, सब इक्वल नहीं है। कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं, और जब जब कुछ लोग अमीर होंगे कुछ लोग गरीब होंगे तो सेल्फ एडजस्टमेंट जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। अब इसके पीछे ऐसा क्यों है कि जो हमारे पास, अब हमें ये समझ में आ गया, ये तो हम रियलिटी में भी देखते हैं कि हमारे इंडिया में अगर अंबानी जी हैं, जो कि वर्ल्ड एशिया के आई थिंक रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं, तो हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। एक तरफ तो हमारे पास बहुत ज्यादा बिलेनियर्स हैं, दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनको हमको फ्री में राशन देना पड़ता है, एमजी नरेगा, 10-10, 15-15 हजार के लोन देने पड़ते हैं ताकि वो अपना खाना कमाना कर पाए। तो ये हमको समझ में आ गया कि ठीक है, ये बिल्कुल पते की बात कही, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दो क्लास होंगी, पहली क्लास होगी रिच, दूसरी क्लास होगी पुअर। लेकिन ये किस तरीके से सेल्फ एडजस्टमेंट को नहीं होने देगी, उसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि किस तरीके से जो रिच और पुअर होते हैं ना बेटा, इनका जो कंजम्पशन पैटर्न में डिफरेंस होता है। अब आप बोलोगे मैम इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि रिच लोगों के पास वेल्थ तो होती है, दे डू हैव वेल्थ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा होता है, दे डू हैव वेल्थ। लेकिन वो अपनी सारी जो वेल्थ होती है ना, उसको कंजम्पशन पे खर्च नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप पुअर की बात करते हैं, ठीक है, तो इनके पास तो लैक ऑफ मनी होता है टू परचेज कंजम्पशन गुड। इनकम इलास्टिसिटी की बात यहाँ पे हो रही है, और इसमें एक रूल है जो कि माइक्रो में मैंने आपको पढ़ाया होगा। वो क्या कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, आप ज्यादा इनकम को सेव करना शुरू करते हैं। यानी कि अगर आप अगर आप इनकम की बात करें तो इनकम में क्या आता है कि आपने वॉट एवर यू हैव अर्न, एक बेसिक अमाउंट ऑफ कंजम्पशन तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कर्जा लेके करना पड़ेगा या कोई और आपको कमा के खिलाएगा। तो जैसे आपकी अर्निंग बढ़ेगी ना, आपका कंजम्पशन कम होता जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो हो सकता है कि आप 50,000 रुपए कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हो। व्हेन यू आर अर्निंग 1 लाख, तो इट इज द पॉसिबिलिटी कि आप 50,000 उसमें से कंजम्पशन करते होंगे पर मंथ। बट अगर आपकी इनकम 1 लाख से 10 लाख हो जाए तो आपका कंजम्पशन 5 लाख बिल्कुल भी नहीं होगा। दिस इज नॉन एज द इलास्टिसिटी, ठीक है। प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी
आपका खर्चा उतना नहीं बढ़ेगा। देन यू विल स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इन अदर थिंग्स। ठीक है। तो रिच के पास तो पैसा है, लेकिन वो सारे पैसे को कंजम्पशन पे नहीं लगा रहा है। पुअर के पास में पैसा ही नहीं है कंजम्पशन गुड को खरीदने का। जब पैसा नहीं है कंजम्पशन गुड को खरीदने का, तो क्या वो एग्रीगेट डिमांड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। डिमांड की पहली कंडीशन क्या थी? याद कीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड की पहली क्या कंडीशन थी? कि आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए। अगर मेरे को लंबोर्गिनी चाहिए तो मेरे अकाउंट में 10 करोड़ होना चाहिए, ताकि मैं खरीद पाऊं। अगर मेरे पास 10 करोड़ नहीं है और मैं स्टिल आई वॉन्ट लैम्बोर्गिनी, तो दैट इज माई विश, दैट इज नॉट माई डिमांड। डिमांड इज measured बाय द परचेजिंग पावर। ठीक है। तो डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड रहेगा, क्योंकि भाई उनके पास तो पैसा ही नहीं है ना। अब जो लोग राशन से चावल खाते हैं या राशन का सामान खाते हैं, उनके पास तो पैसे ही नहीं है ना सामान खरीदने की। हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट इन द एग्रीगेट डिमांड? और ऐसा तो नहीं है ना कि वो लोग जाके प्रोडक्शन नहीं करते हैं, प्रोडक्शन तो करते हैं, लेकिन डिमांड नहीं होती है। ठीक है। तो वही, फिर जो जनरल डेफिशिएंसी एग्रीगेट डिमांड जब जब कम होगा, तो इसका मतलब ओवर प्रोडक्शन, इसका मतलब फिर से वही, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा। सिंपल, दैट्स इट। इतनी सी बात है। ठीक है। तो कीन्स नहीं बोला कि सेल्फ मैकेनिज्म तो पॉसिबल नहीं है भाई। सेल्फ एडजस्टमेंट तो आप नहीं कर सकते हो, इकोनॉमी को अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते हो चलाने के लिए। तो कीन्स ने बोला कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। और कैसे इंटरवीन करना चाहिए? थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। हाउ शुड कीन्स इंटरवीन? थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट पढ़ाए हैं, आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब हमको पढ़ना है फोर्थ पॉइंट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की। जब हमने क्लासिकल थ्योरी का फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है। लेकिन सेविंग जो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता था, वो क्यों होता था? वो होता था रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। याद कीजिए, जब मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाया था, तो उसमें बताया था मैंने दैट सेविंग इज आल्सो द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉजिटिव, और मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन नेगेटिव। बट कीन्स ने क्या बोला? कीन्स ने इस थ्योरी को ही पलट के रख दिया। कीन्स ने बोला कि हमारे जो लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है ना, दैट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम। हम कितना कमा रहे हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने अभी इससे लास्ट वाले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो हम 50,000 का कंजम्पशन कर रहे हैं। बट वेन माई इनकम विल बी इंक्रीज टू 10 लाख, तो मैं 5 लाख कंज्यूम नहीं करूंगी। सेम वे मैंने एक बात और बताई थी। मैंने ये बोला था कि हमको कुछ बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन तो करना ही मांगता है। कंजम्पशन हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अब मेरे, लेट्स से फॉर एग्जांपल कंसीडर ए सिनेरियो, दिस इज ए पर्सन। ठीक है। इसका नाम रखते हैं डूडू। ठीक है। लेट्स से देयर इज ए डूडू, डूडू चिंटू, कुछ भी नाम रख लीजिए। ठीक है। अब इसको, दिस पर्सन अर्न्स 1 लाख रुपीज पर मंथ, अप्रोक्सीमेटली ये इतना अर्न करता है। अब इसमें से अपकमिंग फॉर द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर थिंग, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई या बाकी की चीजें हो गई, उन सब चीजों में कितना खर्च कर लेता है? 70,000। इसका खर्चा कितना है? 70,000। कि कुछ भी हो जाए, 70,000 तो मुझे खर्च करना ही पड़ेगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आई विल हैव टू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी। अब इसके पास बचा हुआ पैसा कितना है? सेविंग 30 के। अब रेट ऑफ 10% हो चाहे 20% हो,
चाहे 30% हो, दिस पर्सन कैन सेव ओनली अप टू 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ही हो, ये इंसान सेव तो 30,000 ही कर पाएगा ना, क्योंकि 70,000 का तो उसका खर्चा है। तो कीन बोला कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग खुद बढ़ती जाएगी। सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई खास लेना देना नहीं है। तो उसने क्या बोला कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। आप कितना कमा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ये इंसान आज एक 30,000 खर्च कर सकता है तो 30,000 सेव कर सकता है। कल को अगर इसकी सैलरी 1,50,000 हो जाए और इसका खर्चा वो 70 से मान लो 90 हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनकम के प्रोपोर्शन में खर्चे नहीं बढ़ते हैं, खर्चे कम ही बढ़ते हैं हमेशा। तो पहले जो उसके पास 30,000 का पूल था सेव करने के लिए, अब उसके पास कितना पूल रहा? 60,000। 1.5 लाख में से 90,000 उसको खर्च करने, 60,000 ही हैज द मनी टू सेव। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आपकी इनकम मैटर करती है टू अर्न द रेट, टू सेव एंड इन्वेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि नो मैटर व्हाट, तुम कितना भी ल्यूक्रेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रखो, कितना भी अपीलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रखो, एक इंसान अपना बेसिक कंजम्पशन तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो कीन्स ने बोला कि जो लेवल ऑफ सेविंग है वो पहला तो आपके इनकम पे डिपेंड करेगी और दूसरा डिपेंड करेगी किस चीज पे? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। किस चीज पे डिपेंड करेगी? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल? ये सब बहुत डिटेल में जब हम कीन्स की थ्योरी पढ़ेंगे तो तब मैं बताऊंगी आपको कि व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पूरा एक लेक्चर लेंगे इस पे। यहाँ पे आप ये बात समझ लीजिए बस कि कीन्स ने बोला कि जो आपका सेविंग का लेवल है, जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है, दैट विल डिपेंड ऑन income and the marginal efficiency of capital. That will not depend on rate of interest as classical economists claimed. उसका मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि इवन इफ यू आर अर्निंग 1 लाख, आपको एक बेसिक अमाउंट कंजम्पशन में खर्च करना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने के साथ में आपका कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है। दैट इज वाई कीन्स ने बोला कि फिर इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन आपका इतना बढ़ेगा नहीं, देन पीपल विल स्टार्ट सेविंग। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है? सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ये दूसरी चीज जो है वो उन्होंने बोली कीन्स ने बोला इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग ज्यादा है तो इसका मतलब ये है ना कि लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं। सेविंग ज्यादा का क्या मतलब है? देखिए, ये बहुत सिंपल सी चीज है। इनकम को या तो आप कंज्यूम करोगे या आप सेव करोगे। तो अगर आपकी सेविंग ज्यादा है तो यानी कि आपका कंजम्पशन कम है। कंजम्पशन कम कर रहा हूं इसका मतलब मैं डिमांड कम कर रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड का जो मेरा लेवल है वो कम है। एग्रीगेट डिमांड अगर मेरा कम है तो इसका मतलब क्या है? मेरा आउटपुट कम हो जाएगा, मेरा इनकम कम हो जाएगा, मेरा एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा। वो सब जो है वो डिक्रीजिंग या गिरना शुरू हो जाएगा। देयर विल बी द डाउनफॉल। ठीक है, और फिर क्या होगा? एट ए लोअर लेवल ऑफ इनकम, थोड़े से नीचे लेवल पे क्या होगा? सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो अगर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट तो उसका एडजस्टमेंट जो होगा वो इनकम से होगा, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जैसा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम, फिर और छोटे कम लेवल पे आएंगे। एट लोअर लेवल ऑफ इनकम सेविंग विल इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्रिटिसिज्म का। देखिए, जब हम मनी के फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो क्लासिकल थ्योरी ने बोला कि जो मेन फंक्शन है ना मनी का, वो है एक्सचेंज फंक्शन। ठीक है, एक्सचेंज फंक्शन मतलब, एक्सचेंज फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हम मार्केट में जाते हैं और मनी की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के ले आते हैं।
दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मनी। ये किसने बोला? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। इस एक्सचेंज फंक्शन को ना ट्रांजेक्शनल फंक्शन भी कहते हैं, यानी कि मनी को बेसिकली ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए रखा जाता था या फिर गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज के लिए रखा जाता था। तो कीन्स ने बोला कि ये एक्सचेंज फंक्शन ट्रांजेक्शन पर्पस तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा मनी की जो डिमांड होती है ना, वो केवल ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए या फिर प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए नहीं होती है। प्रिकॉशनरी पर्पस क्या होता है कि बुरे टाइम में हेल्प के लिए या बुरे टाइम में हमें कोई सामान खरीदना पड़े, उसके लिए हम प्रिकॉशनरी पर्पस जो है वो लेकर चलते हैं, हमेशा मानते हैं। तो जो मनी डिमांड है ना बेटा, मनी डिमांड ये एक स्पेक्युलेटिव डिमांड के लिए भी होती है। मनी की डिमांड हम स्पेक्यूलेशन के लिए करते हैं। अब स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब होता है? आप बोलोगे मैम स्पेक्यूलेशन का मतलब तो सट्टा होता है। तो मैं वही कह रही हूँ कि जो स्पेक्यूलेशन है वो सट्टा ही होता है। तो कीन्स ने बोला कि जो मनी डिमांड है ना, वो जरूरी नहीं है कि केवल ट्रांजेक्शन के लिए करें लोग, प्रिकॉशन के लिए करें। हो सकता है कि मनी की डिमांड लोग स्पेक्यूलेशन के लिए करें। स्पेक्यूलेशन के लिए कैसे करेंगे वो आप देखिए। देखिए, अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या कोई भी इन्वेस्ट करना चाहेगा? आप मुझे बताइए। अगर आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या आप उसको सेव करना उसको इन्वेस्ट करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो बहुत ज्यादा होती है, ह्यूज, वेरी बिग, ह्यूज, ठीक है। यानी कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी एक लेवल पे बहुत ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या फिर वो उसको इन्वेस्ट करके एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए पैसा खर्च कर रहे हो या पैसा अपने पास में रख रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिल सकता है उस पैसे को घर में ना रख के, ट्रांजेक्शन के लिए ना रख के, बदले में इन्वेस्ट करने में, ठीक है। यानी कि आप जितना भी पैसा ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए रख रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लो है तो इसकी कॉस्ट कैसी हो जाएगी? लो हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मेरी कॉस्ट लो हो गई तो क्या मैं मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। आप तो भाई मैं अपने ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए रखूं या फिर मैं उसको इन्वेस्ट करूं, कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि मुझे बहुत रिटर्न कम मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा बहुत कम है तो मेरे पास कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्रिटिकल लेवल से कम हो जाता है, ठीक है। अब क्रिटिकल लेवल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल लेवल का मतलब होता है एक वो लेवल जिस पे जो मेरी डिमांड होती है ना वो परफेक्ट इंटरेस्ट इलास्टिक हो जाती है। परफेक्ट इंटरेस्ट इलास्टिक डिमांड हो जाती है, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप। जो कि कीन्स ने बोला कि लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन होती है। तो लिक्विडिटी ट्रैप की जब कंडीशन होती है तो कीन्स ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, लिक्विडिटी ट्रैप, व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द फाइनेंशियल मार्केट, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने नहीं दिया। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फेल्ड टू एनालाइज दिस लिक्विडिटी ट्रैप थिंग। अभी तो मैंने आपको बहुत हल्के से समझाया, जब हम कीन्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना तो ये जो क्लासिकल थ्योरी है ये सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये मैं एक एक डिमांड जो है मनी डिमांड उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी आप ये समझिए कि हम केवल कीन्स की जो थ्योरी है वो नहीं पढ़ रहे हैं, केवल और केवल हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिकल थ्योरी के क्रिटिसिज्म। तो कीन्स ने किन किन ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया है हम वो देख रहे हैं अभी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट को मैं फिर से बताती हूँ क्योंकि ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो मैंने क्या बताया कि फिफ्थ जो पॉइंट था वो ये था कि कीन्स की जो थ्योरी थी ना वो मनी
फंक्शन के ऊपर भी उसको क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिला। कीन्स ने, जो क्लासिकल थ्योरी ने फंक्शंस ऑफ मनी माने थे ना, उसको भी क्रिटिसाइज किया। यानी कि क्लासिकल थ्योरी में जो मनी के फंक्शंस थे वो ये था कि या तो हमको ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए चाहिए या प्रिकॉशन पर्पस के लिए चाहिए। ट्रांजेक्शन पर्पस का मतलब एक्सचेंज करने के लिए चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज को, यानी कि हमको जाना है मार्केट में पैसे लेकर और बदले में सामान खरीद के लेकर आना है, दैट इज द ट्रांजेक्शन पर्पस। प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है कि हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, हमें कोई सडनली पैसों की जरूरत ना पड़ जाए, इसीलिए हम पैसे को अपने पास रखते हैं, उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन कीन्स ने बोला कि मनी जो होती है ना, वो एक ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशन पर्पस के अलावा स्पेक्युलेटिव डिमांड के लिए भी यूज की जाती है, यानी कि स्पेक्युलेशन के लिए भी यूज की जाती है। अब स्पेक्युलेशन से उन्होंने बोला कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो उन्होंने बात किया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब उन्होंने बात किया और उन्होंने बोला कि अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग ज्यादा पैसे को रखना चाहेंगे, मनी को होल्ड करना चाहेंगे। उसका रीजन मैंने आपको क्या बताया कि मनी के जो दो फंक्शन है, पहला फंक्शन तो ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, दूसरा फंक्शन आप उसको स्पेक्युलेटिव डिमांड के लिए यूज कर सकते हो। तो जब आप स्पेक्युलेट ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो उसका कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप कमा सकते थे उस पैसे को लगाकर, लेकिन आप नहीं कमा रहे हैं क्योंकि आपने डिसाइड किया कि आप उसको ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए होल्ड करेंगे। तो जब भी आपने उस ट्रांजेक्शन पर्पस को होल्ड करने का डिसीजन लिया तो उसकी कॉस्ट हुई वो रेट ऑफ इंटरेस्ट विच यू कुड हैव अर्न एंड यू कुड नॉट अर्न। ठीक है, तो कॉस्ट जब कम हो जाती है एक पॉइंट पे, वो क्रिटिकल लेवल से नीचे आ जाती है। जब क्रिटिकल लेवल से नीचे आ जाती है तो इंटरेस्ट इलास्टिक डिमांड हो जाती है। इंटरेस्ट इलास्टिक डिमांड यानी कि जो इंटरेस्ट पे कंप्लीटली डिमांड, मनी डिमांड जो है वो डिपेंड करने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। कीन्स ने इसको लिक्विडिटी ट्रैप का नाम दिया, जो कि क्लासिकल थ्योरिस्ट जो थे इसको बिल्कुल पहचानने में असमर्थ रहे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको देखना है कि नेक्स्ट किस पॉइंट पर क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट जिस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया गया वो ये था कि स्टेट इंटरवेंशन इसेंशियल। जैसे कि आपने देखा होगा क्लासिकल थ्योरी जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तो क्लासिकल थ्योरी बेस्ड थी लेसस फेयर की पॉलिसी पे। लेसस फेयर की पॉलिसी का क्या मतलब था? लेसस फेयर पॉलिसी का मतलब ये था कि नो मैटर व्हाट, स्टेट को, गवर्नमेंट को कभी भी इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी में ही बात हुई इनविजिबल हैंड्स की, और ये माना गया कि जो इनविजिबल हैंड्स हैं, अगर सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी तो वो जो इनविजिबल हैंड है वो खुद इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम है उसको स्टोर करने में हेल्प करेंगे, या फिर दे विल हेल्प रीस्टोरिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट एट द इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, अब लेकिन कीन्स जो थे वो डायरेक्टली फेवर में थे। उन्होंने ये बोला कि अगर इकोनॉमी खुद से हेल्प कर सकती तो फिर हमारा डिप्रेशन क्यों होता। हमें डिप्रेशन देखने के लिए मिला क्योंकि सरकार ने कोई भी एक्टिव स्टेप नहीं लिए। टाइम रहते अगर सरकार ने एक्टिवली इकोनॉमी में इंटरवेन किया होता तो हमको इतने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस डिप्रेशन के देखने के लिए नहीं मिलते। इसीलिए कीन्स ने हमेशा से फेवर किया कि हमको एक स्टेट को हमेशा इंटरफेयर करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए इकोनॉमी में थ्रू फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। द ओनली क्वेश्चन इज हाउ मच दे शुड इंटरफेयर। इट वाज नॉट क्वेश्चन, ये था ही नहीं कि हमको इंटरफेयर करना है या नहीं करना है। कीन्स वर वेरी क्लियर कि हमको इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज द इफेक्ट एंड द आउटकम विल बी डिजास्ट्रस। द ओनली क्वेश्चन वाज हाउ मच द गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द इकोनॉमी। तो जो क्लासिकल थ्योरी ने लेसस फेयर की पॉलिसी को शुरू किया था, यानी कि लेसस फेयर का मतलब होता है लीव अस अलोन, मार्केट को आप अकेला छोड़ दीजिए, मार्केट अपना खुद बैलेंस कर लेगी, मार्केट में जो सप्लाई है वो खुद डिमांड क्रिएट कर लेगी। ये जो सारा नैरेटिव क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने सेट किया था, कीन्स ने उसको चैलेंज किया और बोला कि अगर सारा का सारा जो आउटकम है, जो सारा का सारा आउटपुट है, अगर वो प्रोडक्शन मार्केट के हिसाब से हो जाएगा तो गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? हु विल प्रोड्यूस द गुड्स फॉर डिफेंस, हु विल प्रोड्यूस द गुड्स फॉर पुअर वन, हु विल प्रोड्यूस द गुड फॉर नीडी वन, हु विल प्रोवाइड द एजुकेशन एंड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। पॉइंट ये है कि अगर हम सारी सर्विसेज को मार्केट कर देंगे तो जिसके पास पैसा है वो अफोर्ड कर पाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं है
वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, एंड अल्टीमेटली द इकोनॉमी विल बी डिजेनरेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उन्होंने ये बोला कि स्टेट में डायरेक्टली इन्वेस्ट टू रेज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्टेट जो है वो डायरेक्टली इंटरवेन कर सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और डायरेक्ट इंटरवेन करे या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब भी सरकार बढ़ाती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जैसे कि अभी आप कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा, कोरोना वायरस में सरकार आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आई थी 75,000 करोड़ का। आत्मनिर्भर जो पैकेज था वो बेसिकली डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए था। इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी और सरकार ये चाह रही थी। जब भी इकोनॉमी रिसेशन में होती है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो डिमांड है वो बहुत कम हो गई है, लोग डिमांड नहीं करना चाह रहे हैं। डिमांड ना करने के दो ही रीजन होते हैं, पहला आपके पास पैसा नहीं है, दूसरा आपका मन नहीं है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फ्यूचर में मेरे को इस पैसे की कहीं और जरूरत पड़ सकती है। तो सरकार 75,000 करोड़ का एक पैकेज लेकर आई थी आत्मनिर्भर पैकेज के नाम से, जिसके अंदर डिफरेंट स्कीम्स थी टू स्टिमुलेट द एग्रीगेट लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी। तो कीन्स ने बोला कि सरकार चाहे तो डायरेक्टली इंटरवीन कर सकती है, चाहे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंटरवीन कर सकती है। दोनों ही बेस्ट मेजर है इंटरवीन करने के लिए। ये ऐसे लेजिस्लेशन को पास कर सकती है, ऐसे कानून को पास कर सकती है जिससे कि ट्रेड यूनियन बने, मिनिमम वेजेस फिक्स हो, रिलीफ मिले वर्कर्स को थ्रू सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। जैसे कि अगर आप बात करेंगे इंडिया में, तो इंडिया में ट्रेड यूनियंस जो है, एवरीवन हैज द फंडामेंटल राइट टू मेक द ट्रेड यूनियंस। मिनिमम वेज जो है वो फिक्स है, यानी कि अगर आपको किसी को हायर करना है तो आपको मिनिमम वेजेस जो है वो देना ही पड़ेगा। वर्कर्स को रिलीफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू, अभी डायरेक्ट कोर्ट बिल भी आया था इसके रिगार्डिंग कि इफ देयर इज a female employee, you will have to give her the maternity benefits, you will have to give the medical leave, you will have to give this much amount of casual leaves। और उसके अलावा अगर कोई भी हजार्डियस ऑक्यूपेशन में है, जैसे कि माइनिंग या और किसी तरीके के ऑक्यूपेशन में है, तो इट इज रिक्वायर्ड कि वो जो एम्प्लॉयर है वो उनकी सेफ्टी का, उनके प्रोटेक्शन का फुल फुल एक गारंटी लेके चले। एक ऐसा नहीं है कि आप किसी से कैसे भी कंडीशन में काम करा सकते हैं। तो सरकार अगर कानून पास नहीं करेगी, जस्ट इमेजिन कि अगर सरकार ने ये कानून पास नहीं किया होता कि फीमेल को मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, तो क्या जितनी भी फीमेल वर्कफोर्स में है उतनी रह पाती? नहीं रह पाती ना। बिकॉज वो 6 मंथ्स का ब्रेक, मतलब बेबी के साथ यू नीड ए ब्रेक, यू नीड टू वर्क ऑन अदर थिंग्स एज वेल। अगर सरकार मिनिमम वेजेस जो है उसका कानून नहीं लेकर आती, तो क्या आपको इतने वेजेस मिल पाते? नहीं, हर कोई आपको 100-200 रुपए में काम करा रहा होता, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा होता आपकी। क्यों कर रहा होता? क्योंकि वेरी क्लियर सरकार की तरफ से कोई कानून ही नहीं है। और मैं तो आप तो 100-200 में भी काम करोगे ना, रोटी तो हर कोई खाना चाहता है ना, बेसिक मिनिमम नीड्स तो हर इंसान की है। तो हर वो इंसान जिसको बेसिक मिनिमम नीड्स को पूरा करना है, he will have to work at the below subsistence level। क्या करोगे आप? अगर आपको याद हो, जब हम कॉलोनियल हिस्ट्री की बात करें तो उसमें क्या होता था? उसमें यही तो होता था, लोग जो होते थे वो पूरे पूरे दिन खेतों पे काम करते थे, बदले में उनको क्या मिलता था? सिर्फ रोटी मिलती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा कोई कानून नहीं था। तो इसी वजह से जो कीन्स थे उन्होंने ये बोला कि स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए, चाहे तो वो डायरेक्टली इंटरवेन करें, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंटरवेन करें, चाहे वो लेजिस्लेशन को पास करके करें, किसी भी तरीके से करें, बट आपको इंटरवेन करना चाहिए। इसी के रिस्पेक्ट में जो कीन्स ने बोला, उन्होंने लिखा कि स्टेट एक्शन टू यूटिलाइज फुली द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी फॉर अटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। स्टेट को एक्शंस लेने चाहिए ताकि हम पूरे जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के उनको यूज कर पाए फॉर अटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। विगायू ने बोला कि जो फ्रिक्शनल माल एडजस्टमेंट्स होते हैं, जो माल एडजस्टमेंट्स हैं या फिर जो प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हो पाते हैं, केवल उन्हीं की वजह से हम अपने प्रोडक्शन पावर को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू से अकॉर्डिंग टू द कीन्स। कीन्स ने क्या बोला कि स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए, और पिगॉव ने इसको डिफेंड किया ये कहते हुए कि जो फ्रिक्शनल माल एडजस्टमेंट है ना, उसकी वजह से हम नहीं यूज कर पाते हैं, बट फुल प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते हैं, ऑप्टिमम लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है अनटिल और अनलेस सरकार बहुत एक्टिवली इकोनॉमी में इंटरवेन ना करे। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें, अब तो सारे पॉइंट थ्योरेटिकली रहते हैं। 7 पॉइंट उन्होंने बोला कि जो लॉन्ग रन का एनालिसिस है ना, लॉन्ग रन एनालिसिस दैट इज अनरियलिस्टिक वन।
ये लॉन्ग रन का एनालिसिस ही अनरियलिस्टिक है। उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि क्लासिकल ने क्या बोला कि जितने भी चेंजेस होंगे शॉर्ट रन में होंगे, ठीक है। कीन्स ने क्या बोला कि जो लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाएगा सेल्फ एडजस्टमेंट प्रोसेस के थ्रू, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, दिस इज व्हाट कीन्स सेड। तो कीन्स ने बोला कि हमको जो ज्यादा फोकस करना है ना, वो शॉर्ट रन पे करना है। शॉर्ट रन से क्या मतलब है? यानी कि जो हम बहुत ज्यादा फोकस हमको किस चीज पे करना है? हमको बहुत ज्यादा फोकस इस चीज पे करना है कि जो शॉर्ट रन में टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम आते हैं, जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आते हैं, हमें उस पे वर्क करना चाहिए। और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ही शॉर्ट रन को बोल दिया था कि ये खुद सेल्फ एडजस्टमेंट हो जाएगा, विच कीन्स कंप्लीटली डिनाइड। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म हुआ वो हुआ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्या कहा गया? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में ये कहा गया कि जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा उसी के प्रोपोर्शन में आपका जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जो मनी सप्लाई है वो अफेक्ट करेगा प्राइस लेवल को। और ये भी बोला गया दैट देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल, which means that whenever there will be the increase in money supply, then the price level will increase, and if there is decrease in money supply then the price level will decrease, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में माना mv इज इक्वल टू pt, ये हमारी इक्वेशन थी अगर आपको याद हो। तो इसमें क्या था? हमने माना था कि जो वेलोसिटी है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमने से क्या मतलब है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या माना था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने माना दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब मैंने आपको एम वी इज इक्वल टू पी टी बताया था तो मैंने बताया था कि टी कांस्टेंट वी कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है तो मनी और प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। ये क्यों कांस्टेंट है, क्या इसका इम्प्लीकेशन है, वो सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन कीन्स ने क्या बोला? कीन्स ने बोला कि जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, हो सकता है वेलोसिटी स्लो हो जाए। जरूरी नहीं है वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, हो सकता है कि वेलोसिटी स्लो हो जाए, कांस्टेंट ना रहे, वेरी करे, चेंज करे अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। तो क्या था कि मनी सप्लाई जो था, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उससे हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा। दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ आइडियल रिसोर्सेस पड़े हुए हैं या फिर ऐसे रिसोर्सेस पड़े हुए हैं जिनका अभी तक इकोनॉमी में यूज नहीं हुआ है, इफ देयर आर आइडियल रिसोर्सेस और देयर आर रिसोर्सेस विच नॉट हैव बीन यूज्ड इन द इकोनॉमी टिल डेट, ठीक है, तो ये हो सकता है कि वो प्राइस लेवल को अफेक्ट ही ना करें। जैसे कि मैंने आपको पीपीसी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दो गुड्स का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं एक्स और वाई, लेकिन हमने उसमें एक अजम्पशन क्या मानी थी? अजम्पशन हमने मानी थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं? अगर अभी तक मैं यहाँ इतना एम्प्लॉयमेंट, ये मेरा लेवल है आउटपुट का, ए लेवल पे, इस लेवल पे मैं अगर आउटपुट को प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, तो किसी भी वजह से अगर मैं अपना पूरा एक मैक्सिमम, ये जो मेरा आइडियल रिसोर्स पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लूं तो मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, मेरा प्रोडक्शन भी यहाँ तक पहुंच जाएगा और प्राइस लेवल भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इन द कॉन्ट्ररी, मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि सही बात है, बिल्कुल मनी सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस लेवल बढ़ रहा है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी माना कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। मनी सप्लाई बढ़ने पे प्राइस लेवल बढ़ेगा ये माना, लेकिन ये कब माना? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे मानी ये चीज उन्होंने। They agreed to this thing at full employment equilibrium level. And this is the difference.
क्योंकि कीन्स ने ये बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो हमेशा होता ही नहीं है, हमेशा देयर आर सम अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज, देयर आर सम आइडियल रिसोर्सेज व्हिच आर देयर इन द इकोनॉमी एंड नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज्ड। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि हमारा मनी सप्लाई बढ़े, इंटरेस्ट रेट कम हो। मनी सप्लाई बढ़ने से अगर इंटरेस्ट रेट हमारा कम होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, जो एरिया अभी तक हम इकोनॉमी के एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, हम उनको अब एक्सप्लोर कर रहे हैं। We are increasing the investment and that is leading to the increase in the aggregate demand, but price is not being affected। ठीक है, क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास आइडियल रिसोर्सेज पड़े हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइस अफेक्ट हो ही जाएगा। इट नॉट नेसेसरली ट्रू, प्राइस मे और मे नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा क्लासिकल डाइकोटोमी एंड मनी न्यूट्रलिटी का, उसके लिए केनेजियन इकोनॉमिस्ट ने बोला दैट मनी इज नॉट न्यूट्रल। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इकोनॉमी को दो सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, रियल वेरिएबल्स एंड नॉमिनल वेरिएबल्स। और उन्होंने ये बोला कि जो मनी सप्लाई है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है और साथ साथ सारे नॉमिनल वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो रियल जीडीपी, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन पे नहीं होता है। मनी सप्लाई का पूरा जो इम्पैक्ट है वो केवल नॉमिनल वेरिएबल्स पे देखने के लिए मिलता है, रियल वेरिएबल पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो एक तरीके से उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया, उन्होंने अलग अलग कर दिया, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट, कि रियल वेरिएबल अलग है, नॉमिनल वेरिएबल अलग है, रियल सेक्टर अलग है, नॉमिनल सेक्टर अलग है। बट कीन्स ने बोला कि हमें पूरा ओवरऑल इकोनॉमी को देखना होता है, हम रियल सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर को अलग अलग, रियल सेक्टर और नॉमिनल सेक्टर को अलग अलग नहीं करना चाहते हैं। कीन्स ने इंटीग्रेट किया रियल सेक्टर एंड मॉनेटरी सेक्टर को। कीन्स इंटीग्रेटेड रियल एंड मॉनेटरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी थ्रू ISLM एनालिसिस which we will read in detail। अपने ISLM एनालिसिस में उन्होंने IS मीन्स गुड्स मार्केट, LM मीन्स मनी मार्केट, गुड यानी कि रियल सेक्टर, मनी यानी कि मॉनेटरी सेक्टर, उन्होंने क्या किया, रियल और मॉनेटरी सेक्टर को इंटीग्रेट किया एंड दे प्रोवाइडेड ए कॉमन एनालिसिस। इंटीग्रेटेड मनी थ्योरी विद वैल्यू थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, and established a link between quantity of money and price level via rate of interest। ठीक है, यानी कि अभी तक हम क्या कह रहे थे, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल को कनेक्ट किया, बट बीच में ब्रिज का काम किया किसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट ने। दिस इज क्लासिकल, दिस इज केनेजियन। ठीक है, कैसे वो मैं भी आपको समझाती हूँ। मनी सप्लाई बढ़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ सॉरी मनी सप्लाई बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट जब जब बढ़ेगा तो हमारा इनकम बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों के पास पैसा गया, लोगों ने डिमांड बढ़ाई। ठीक है, डिमांड बढ़ी तो फिर मेरे वेज रेट फिर से बढ़े, डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो रिलेटिव प्राइसेस मेरे फिर से बढ़ेंगे, रिलेटिव प्राइसेस जब मेरे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। या आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जैसे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, जब भी डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। यानी कि कम कम क्वांटिटी को डिमांड करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, और जब कम क्वांटिटी को डिमांड करने वाले ज्यादा लोग होंगे तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल क्या है, बढ़ेगा। तो मनी सप्लाई बढ़ने पे प्राइस लेवल बढ़ रहा है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने भी बोला कि मनी सप्लाई बढ़ने पे प्राइस लेवल बढ़ रहा है, दोनों के कंक्लूजन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट दोनों के प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है। इन्होंने मनी सप्लाई को प्राइस लेवल से बढ़ाया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के थ्रू, इन्होंने मनी सप्लाई को प्राइस लेवल से बढ़ाया बाय गिविंग इट मोर रियलिस्टिक अप्रोच,
by integrating the real and monetary sector by linking it with the rate of interest. रियल एंड मॉनेटरी सेक्टर को उन्होंने लिंक किया, ठीक है। और इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी नंबर हो, हमने क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये बोला था कि मनी वेज और रियल वेज में डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी कि अगर मेरा मनी वेज बढ़ेगा तो मेरा रियल वेज बढ़ेगा, अगर आपको याद होगा तो। अगर मेरा वेज बढ़ रहा है तो मेरा रियल वेज ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा रियल वेज कम हो रहा है। ऐसी कुछ कहानी मैंने आपको सुनाई थी। लेकिन कीन्स ने इसको ऑपोजिट बोला। कीन्स ने बोला कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। कीन्स ने बोला देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू, यानी कि जब वेज रेट कम होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल कम डाउन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल कम डाउन, इसका मतलब क्या है? मनी वेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मेरी कम होगी तो मनी वेजेस कम होंगे, और मनी वेज कम होने का क्या मतलब है? कि रियल वेज विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये माना था that there is a direct relationship between the money wage and real wage, कीन्स ने उसको काउंटर करते हुए कहा there is no direct relationship, there is an inverse relationship between the two, and he proved it by like this: whenever there is a decrease in wage rate, जब भी wage rate कम होगा तो cost of production कम होगा, cost of production कम होगा तो मेरा प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो मेरा मनी वेज कम हो गया, ठीक है। मेरा मनी वेज फॉल डाउन हो गया, और जब मेरा मनी वेज फॉल डाउन हो गया तो इसका मतलब क्या है? मेरा रियल वेज बढ़ गया, एंड वाइस वर्सा। एंड एम्प्लॉयमेंट को जो है फिजिकल और मॉनेटरी मेजर्स के थ्रू बढ़ाया जाए रेदर देन रिडक्शन इन मनी वेज। दिस वाज द कंक्लूजन कीन्स गेव, ठीक है। इसी के रेस्पेक्ट में जो पिगाउ थे उन्होंने ये बोला था कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है किसी भी इकोनॉमी में वो डिपेंड करता है मनी वेजेस पे, डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ मनी वेजेस, और इसीलिए जो मनी वेज अगर कम होंगे तो उससे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रमोट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मनी वेज कम होता है, लेबर मार्केट में टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन जो कीन्स है उन्होंने बोला कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगा, और ऑल राउंड कट मनी वेजेस में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी थी दैट वाज वैलिड फॉर इंडिविजुअल इंडस्ट्री। हम उसको इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लिए वैलिड मान भी सकते हैं कि हाँ ठीक है, वेज रेट कम होगा तो मतलब ओवरऑल एक इंडस्ट्री में इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, बट इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और उन्होंने जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को देखने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने इंडिविजुअल का जो इंडस्ट्री था, ठीक है, जैसे जैसे कि इंडिविजुअल इंडस्ट्री जो होती है, मैंने आपको क्या बताया था, क्लासिकल थ्योरी जो थी बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स पर ही बेस्ड थी, और उन्होंने क्या किया कि जो इंडिविजुअल की इंडस्ट्री थी ना, उसी को उन्होंने सोच लिया कि हाँ ठीक है, जैसे एक मार्केट में हम प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड करते हैं वैसे ही हम पूरी इकोनॉमी में भी एक इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन कर लेंगे थ्रू दैट सेम मैकेनिज्म। बट दिस डजंट वर्क लाइक दिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का समेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम ब्रॉडर लेवल पे बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो डिफर हो जाते हैं। तो उन्होंने केवल पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे काम किया, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और एक ब्रॉडर व्यू जो है इकोनॉमी का वो उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की, एंड दैट वाज द बिगेस्ट शॉर्टफॉल एंड द बिगेस्ट ड्रॉबैक एंड द बिगेस्ट फ्लॉ इन देयर mechanism, in their understanding of the classical full employment equilibrium model. These were the criticisms of classical full employment equilibrium model. I hope you will be able to understand them better. And after this lecture, we will start with the Keynesian theory. Thank you so much. See you in the next lecture. That's it for today's lecture, guys. I just hope कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.